हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो अंग्रेज़ थे भारत में, जो अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, उसके पीछे उस वो कौन सी आइडियोलॉजी वर्क करती है जो उन्हें भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित यानी उन्हें इनकरेज करती है। चूँकि हम ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और किस तरीके से उन्होंने बारी बारी से भारत के अपने जितने भी अपोनेंट्स थे उनको निपटाया था। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये भारत के भिन्न भिन्न राज्यों को अपने कब्ज़े में ले रहे थे तो क्या चीज़ उनको इंस्पायर कर रही थी। इस चीज़ को अगर हमें समझना है तो हमें एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि जो अंग्रेज़ थे वो ब्रिटेन से आए थे, और ब्रिटेन से आने का मतलब ये है कि ये तुरंत भारत में आने के बाद अपना साम्राज्य कायम नहीं करते हैं। इन अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ पहली बार आते हैं 1600 में, और प्लासी का जो युद्ध होता है अगर हम उसको बेस मान लें तो वो होता है आपका 1757 में, और यहाँ से फिर इनका रूल चलता है और ये चलता है इनका 1947 तक। यानी कि अपने शुरुआत से लेकर आने वाले 157 साल तक ये क्या करते हैं कि ये अपना एक बेस तैयार करते हैं। कुछ अंग्रेज इतिहासकार ये लिखते हैं कि भारत में जो अंग्रेज थे वो भारत में जो साम्राज्य स्थापित करते हैं वो उसका मेन मकसद ये था कि वो मतलब साम्राज्य स्थापित करने की उनके अंदर कोई चाह ही नहीं थी, वो तो गलती से हो गया। और जब उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित भी किया तो इसमें उन्होंने भारतीयों का खूब भला किया। यानी कि यहाँ पे उनकी कौन सी आइडियोलॉजी वर्क करती है, यहाँ पे उनकी एक आइडियोलॉजी वर्क करती है कि हम भारत को सुसंस्कृत यानी सिविलाइज्ड बनाने आए हैं। इनकी नज़र में भारत जो है एक ऐसा देश है जो असभ्य और बर्बर लोगों का देश है। भले भारत का जो एंशियंट पास्ट रहा हो वो एक बहुत ही ग्लोरियस और बढ़िया मतलब गौरवपूर्ण रहा हो, लेकिन मौजूदा हालात तो ये है कि यहाँ पे कोई मॉडर्नाइजेशन का कोई बात ही नहीं करता। सभी लोग अपने मतलब असभ्य और बर्बर तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं। तो इन लोग का जीवन उद्धारक का काम जो है वो हमको करना है। इसी चीज़ को हम कहते हैं और इसी चीज़ को हम ये कहते हैं ओरिएंटल नॉट ओरिएंटल, इसी को कहते हैं बेनोवेलेंस। कौन सा बेनोवेलेंस? डिक्टेटर बेनोवेलेंस, या फिर इसको हम कहते हैं कि मोनार्कियल बेनोवेलेंस। इसके तहत ये है कि जो भारत में जो शासन हो रहा है, जो भारत में रूल कर रहे हैं ये लोग, वो भारतीयों पे एक तरीके से एहसान कर रहे हैं, उनको सभ्य बनाने का एक जिसे कहते हैं कि एक प्रथा फॉलो कर रहे हैं। तो सिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ आयरलैंड इन द 16th सेंचुरी, अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा इंपीरियल आइडियोलॉजी को जो किताब के हिसाब से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सिंस द conquest of Ireland in the 16th century, the English gradually emerged as the new Roman,
charged with the civilizing backward peoples across the world from Ireland to America and from India to Africa. मतलब ये है कि जो यूरोप है ना उसमें एक आइडियोलॉजी चलती है कि वो लोग रोमन एम्पायर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। एक पुराने ज़माने में एक एम्पायर हुआ करता था जिसे हम कहते हैं रोमन एम्पायर। कोई यहाँ पे कोई कंटेक्स्ट तो नहीं बनता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा दिया है तो बता दे रहे हैं। आप ये समझिए कि ये जो रोमन थे इनकी जो लैंग्वेज थी जिसे हम कहते हैं रोमन लैंग्वेज, या इनकी लैंग्वेज होती थी रोमन जो होते थे एक्चुअली इनकी लैंग्वेज इटालियन होती थी, या इसी को हम कभी कभी कहते हैं लैटिन लैंग्वेज। तो रोमन लोगों की जो मेन लैंग्वेज होती थी उसे हम कहते हैं लैटिन लैंग्वेज। ये लैटिन लैंग्वेज पूरे यूरोप की एक पहचान बन गई थी एक वक्त पे। इसी से यूरोप की कई सारी भाषाएं जनरेट होती है, मतलब इमर्ज हुई। जैसे इंग्लिश की बात करें, फ्रेंच की बात करें, जर्मन हो गया, और जितने भी यूरोपियन लैंग्वेज है वो सब इसी लैटिन से निकली हैं। इसके अलावा हिब्रू भी आप कह लीजिए। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि रोमन लोगों का अच्छा खासा दबाव रहा, मतलब असर रहा है, दबदबा रहा है यूरोप में। और इतना दबदबा रहा कि उनका साम्राज्य था वो 5th सेंचुरी AD में ख़त्म हो गया था। लेकिन उनका कल्चर इतना पावरफुल था कि वो 15th सेंचुरी तक उसके कल्चर को एक जिसे कहते हैं कि उसके असर को माना गया है। उसके लिए मतलब उसके जैसा हर कोई बनना चाह रहा था। इसी तरह से इसका मैं एग्जांपल एक दे सकता हूँ कि एक जर्मनी और ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में एक एम्पायर डेवलप होता है, और हालांकि उनका रोमन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो अपने आप को कहता है होली रोमन एम्पायर। और इसके अलावा मैं बताऊं तो रोमन जो सही मायने में जो रोमन एम्पायर था, जो कि मैंने जैसा बताया 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर तो डिक्लाइन कर गया था, लेकिन जो इसका सक्सेसर था वो था बाइजेंटीन एम्पायर। और ये भी 1453 में आके डिक्लाइन कर गया। लेकिन फिर भी इनके जो मतलब असर था ईस्टर्न रोमन, इसे ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहा जाता है, जो कि 5th सेंचुरी 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो वेस्टर्न रोमन तो 6th सेंचुरी तक आते आते ख़त्म हो जाता है, लेकिन ईस्टर्न रोमन चलते रहता है। तो ये रोमन एम्पायर का जो एक जिसे कहते हैं कि एक रोमांटिसिज्म था, जो एक इसका हर कोई बनने की चाह रखता था, रोमन एम्पायर से अपने आप को इंस्पायर करता था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ जो थे वो खुद को एक नए रोमन की तरह अपने आप को समझने लगे थे, और वो चाहते थे कि उनके अंदर ये भावना आने लगी थी कि वो एशिया और यूरोप के, मतलब एशिया और अमेरिका के जितने भी लोग हैं उन्हें सभ्य बनाने का ही काम उठाएं, बीड़ा उठाएं। और ये जो दिस इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इज पीरियडाइजेशन इन 2 phases। फर्स्ट एम्पायर stretching across the Atlantic towards America and West Indies. Second empire starting from around 1783, Peace of Paris, swinging toward east, that is Asia and Africa। तो 2 हिस्सों में इनका एम्पायर बटा हुआ था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहावत कही जाती थी कि इनका जो साम्राज्य था इसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। तो एक बात ये थी। दूसरी चीज़ ये है कि for several years it is argued
that the government of East India Company functioned like an Indian ruler, in the sense that it recognized the authority of the Mughal emperor, stuck coins in his name, used Persian as the official language, and administered Hindu and Muslim laws in the courts. देखो चीज़ ये है ना कि जो शुरुआत में अंग्रेज़ भारत में आते हैं, यानी कि शुरुआती फेज़ की बात मैं अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 1600 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1757 से लेकर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली ये पीरियड आपका चलता है 1800, रफली आप मान लीजिए 1800 तक मान सकते हैं, 1800 तक। यहाँ पे क्या होता है कि इस पीरियड में जो अंग्रेज़ों की सोच है वो काफ़ी हद तक ओरिएंटलिज़म से प्रभावित है। ओरिएंटलिज़म क्या होता है कि ओरिएंटलिज़म ये कहता है कि हमें जो इंडिया के एंशिएंट कल्चर है, जो इंडिया का जो नेटिव कल्चर है, अगर इंडिया पे हमें अच्छे से रूल करना है, इंडिया को हमें अच्छे से समझना है, तो यहाँ के कल्चर को, यहाँ की ओरिजिनल लैंग्वेज को हमें समझना होगा और उसी को हमें बढ़ाना होगा। तो इनका ये मानना था कि जो इंडिया का एंशिएंट कल्चर था वो काफ़ी रिच था और उससे हम जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो लॉ बनाएंगे, जो हम पॉलिसी बनाएंगे, वो काफ़ी हद तक असरदार रहेगी और लोगों को नाराज़ भी नहीं, मतलब अंग्रेज़ों के प्रति नफ़रत भी नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज़ें थी और इस चीज़ के लिए इन्होंने लीगल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस, मतलब बहुत सारे चेंजेस तो नहीं लाए। जैसे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ विद्वान पंडित और मौलाना को इस्लामिक और हिंदू लॉ की जो समझ थी उन्हें लीगल सिस्टम में ऐड किया गया। इसके अलावा संस्कृत जो था, संस्कृत और ग्रीक और लैटिन के बीच में एक लिंग्विस्टिक कनेक्शन बिठाने की कोशिश की गई। कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश किया गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश किया गया, संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया 1794 में। तो इस तरह के जो काम थे वो हम कह सकते हैं कि एक ओरिएंटलिस्ट या ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे। तो ओरिएंटलिस्ट, एडवर्ड साइड ने कहा है अपनी किताब में 1978 में कि ओरिएंटलिज्म was a knowledge thrust from above through the power of Europeans. It was produced through a process of dialogue in which the colonial official, Indian commentators and native informants participated in a collaborative intellectual exercise. तो कुल मिला के ये है कहने का कि मतलब ओरिएंटलिज्म से ओरिएंटलिज्म एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन रूलर्स एंड देयर सब्जेक्ट्स। ठीक, वहीं अगर हम बात करें तो ओरिएंटलिज्म के कुछ फॉलोअर्स थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गया, वारेन हेस्टिंग हो गया, हाँ, तो ये सब थे। गौरी विश्वनाथन ने इस चीज़ को कहा है रिवर्स आर्टिकुलेशन। इट इन्फॉर्म द यूरोपियन रूलर्स ऑफ द कस्टम्स एंड लॉज ऑफ द लैंड, पर्पज ऑफ एसिमुलेटिंग देम इनटू द सब्जेक्ट सोसाइटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इस तरह की चीज़ों को अपना के वो जो भी नियम बनाते थे, जो भी नीतियाँ बनाते थे, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सहूलियत के हिसाब से उन्हें जो भी लगता था वो करते थे। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज होता था वो उस ज़माने का सिविल सर्वेंट का ट्रेनिंग होता था। यहाँ पे सिविल सर्वेंट को जो ट्रेन किया जाता था तो वो इसी आइडियोलॉजी पे बेस होता था। इसका हालांकि एक और मकसद था ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स का, और वो ये था कि यहाँ पे एक तरीके की रिश्तेदारी, एक तरीके का जो नातेदारी थी उसको स्थापित करने की कोशिश की गई, जो कि इंडिया का जो क्लासिकल पास्ट था और अंग्रेज़ों के बीच में, यानी कि ग्रीक्स के बीच में। ठीक है,
तो ये था। अब होता क्या है कि इन सारी चीज़ों का असर ये होता है कि जो इंडिया का जो एंशियंट पास्ट था, यानी कि मतलब ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स को समझने वाले और इस चीज़ को स्टडी करने वाले लोग इस बात पे ये ऐसे ऐसे लिटरेचर, ऐसे ऐसे मतलब वर्क्स निकालते हैं जो कि आगे चल के जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी डेवलप होती है, जिसका मैंने बहुत पहले जिक्र भी किया था, उसको ये एक मेन सोर्स बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि ओरिएंटलिस्ट की ये जो प्रोजेक्ट रहता है उस पर बहुत जल्द विराम लग जाता है। और वो विराम क्यों लगता है कि इंग्लैंड में इस समय एक आइडियोलॉजी और डेवलप होती है ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ, जिसे हम कहते हैं एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट क्या करती है? एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट का बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है। एंग्लिसिस्ट ये कहते हैं कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब अंग्रेज जो भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें ये सब कर रहे हैं, उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, ये सब बकवास है। क्योंकि इनका मानना ये था कि जो प्राचीन काल के जितने भी रूलर थे, प्राचीन काल के जितने भी लोग थे, वो सभ्य नहीं थे और वो एक मतलब क्रूर मॉन्स्ट्रियस रूल उनका माना जाता था। और इस चीज़ को वो कहते थे ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। मतलब यहाँ के जितने भी रूलर रहे वो डिस्पोट रहे हैं और उनके अंदर मॉडर्नाइजेशन का तो छोड़ो, कोई जनता को राइट देने का भी उनको कोई समझ नहीं थी। तो एक ये कहने थे, मतलब यहाँ पे ये कहते हैं कि from the very early stage of conquest, the company state tried to curb the local influence of the Rajas and Jamindar, the local remnants of Mughal state, in order to ensure a free flow of trade and a steady collection of revenues. तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पे मतलब चीज़ ये है कि एंग्लिसिस्ट जो है वो अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ाने पे फोकस कर रहे थे, जब बजाय इसके कि इंडिया के जो एंशियंट कल्चर थे, एंशियंट लिटरेचर था, उसको स्टडी किया जाए। और यहाँ तक कि जो अब जो लॉ आने वाले थे वो भी उस पर एंग्लिसिस्ट का प्रभाव होने लगा। अब इसका असर क्या होता है, ज़रा इसके असर को समझते हैं। इसके असर को समझने के लिए वापस से हम अपने PDF पे आते हैं। तो देखिए, ये है ओरिएंटलिज्म और ये है एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिज्म ये कहता है कि इंडिया का एंशियंट कल्चर एंशियंट लॉज और लिटरेचर को स्टडी करेंगे। ये कहता है वेस्टर्न लॉज, वेस्टर्न कल्चर, एंड लिटरेचर। ओरिएंटलिस्ट कहते हैं या ओरिएंटलिज्म मानते हैं कि इंडिया को रूल करने का राज एंशियंट टेक्स्ट में छिपा है। ये कहते हैं सब बकवास है, वेस्ट ही सबसे अच्छा है, वेस्ट इज़ बेस्ट। ओरिएंट अब इस चीज़ का असर क्या होता है, देखिए
इस चीज़ का असर ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे एंग्लिसिस्ट का प्रभाव जब बढ़ता है तो एंग्लिसिस्ट के प्रभाव से इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ोतरी मिलती है। यहाँ के लोकल लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज राइज कर रही है, लोकल लैंग्वेज डाउनग्रेड हो रही है। वेस्टर्न कल्चर ऊपर जा रहा है, लोकल कल्चर डाउनग्रेड हो रहा है। तीसरा क्या होता है, इंडियन कल्चर इंडियन हिस्ट्री को डिनाई किया जाता है और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को मान्यता दी जाती है। तो और इन सब चीज़ों का एक कंबाइंड इफेक्ट हमें निकल के आता है और वो होता है रेसिज्म। रेसिज्म क्या होता है कि जो इंडियन है वो बेवकूफ़ हैं, वो काले हैं और उनके अंदर कोई सेंस नहीं है, वो असभ्य है, बर्बर है, ये है वो है, मतलब भारतीयों के प्रति एक निगेटिव आइडियोलॉजी, निगेटिव धारणा उन लोगों के अंदर बन जाती है। तो ये तो आइडियोलॉजी, इम्पीरियल आइडियोलॉजी वर्क करती है विभिन्न फेज़ों में, और यही एंग्लिसिस्ट की आइडियोलॉजी एक बड़े टाइम पीरियड तक उनको रूल करने में मदद करती है। तो आज हमने बस इम्पीरियल आइडियोलॉजी को देखा है। हम बहुत जल्द इसके दूसरे टॉपिक पे हम लाएंगे और दूसरे अन्य टॉपिक जो है हमारा रहेगा पार्लियामेंट एंड द एम्पायर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।